अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल सी प्लस प्लस के अंदर किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर लगाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए। It provides a unit of block in which we can either one statement or more than one statement. हम उन कंडीशंस को एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या मोर देन वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको एक सिंटैक्स के ज़रिए से समझते हैं कि if then given conditions is true then the set of statement are executed। कि अगर हमारी वो जो कंडीशन हमने प्रोग्राम को दी है वो कंडीशन ट्रू होती है देन वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज बॉडी इज स्किप। अदरवाइज उसकी जो बॉडी होगी, जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, उनको वो स्किप कर देगा। आगे हम इसको समझते हैं। अब हम समझते हैं सी प्लस प्लस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं। हमारा जो एक मेजर सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसकी जो सब ब्रांचेस हैं वो हैं इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स कंडीशन और स्विच कंडीशन। और दूसरी मेजर क्लास है आइटरेशन स्टेटमेंट की, जिसके अंदर सब स्टेटमेंट है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। उसके बाद तीसरे नंबर पर जंप स्टेटमेंट है, जिसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। हम बारी बारी इन तीनों को समझेंगे। पहले हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की एक एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं, उसकी सब कंडीशन को समझते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम इन सारी की सारी स्टेटमेंट्स को समझेंगे, जिसके ज़रिए से हमें उस स्टेटमेंट पे अबूर हासिल हो जाएगा। फ्लो चार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम स्टेटमेंट्स को या किसी प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है वो बयान करता है कि प्रोग्राम बिगिनिंग पॉइंट और प्रोग्राम एंड पॉइंट। और इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर शेप है वो प्रोसेसेस को बताती है कि इस प्रोसेस के बाद ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। और डायमंड शेप ये बताती है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी हुई है। पैरेललोग्राम जो शेप है इसके ज़रिए से हम प्रोग्राम में या फ्लो चार्ट में ये बता रहे होते हैं कि हम इनपुट कौन सी दे रहे हैं, आउटपुट कौन सी ले रहे हैं। और ये जो आप लोगों को ये लाइन नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को कहते हैं फ्लो लाइंस। नेक्स्ट इफ़ कंडीशन, इसको समझते हैं कि इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन सम कंडीशंस। कि कंडीशंस के ऊपर, जो सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर हम कंडीशंस लगाते हैं, जो हम उसको एक सिचुएशन बताते हैं कि अगर ये सिचुएशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट कर दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, अगर फॉल्स होगी तो स्किप कर दो। इफ कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। और इस द कंडीशन मस्ट बी ऑफ बुलियन टाइप। बुलियन टाइप कौन सी होती है? एन एक्सप्रेशन विच रिटर्न ओनली टू वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज बुलियन टाइप एक्सप्रेशन। कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जो दो वजूहात को डिक्लेयर करे, या तो हमारी स्टेटमेंट या कंडीशन ट्रू है या तो फॉल्स है। सिंटैक्स इफ कंडीशंस का देखते हैं कि द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। कि सबसे पहले हम इफ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि उस ब्रैकेट्स के अंदर हम कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं। जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी
उसके अंदर जो बॉडी के अंदर कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद इसको समझते हैं कि दी अबव सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ है, एक पॉइंट है कि ये जो इफ़ कंडीशन है, अकेली इफ़ कंडीशन, ये जस्ट ए सिंगल स्टेटमेंट है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल स्टेटमेंट। हम इस स्टेटमेंट के अंदर, इस कोड ब्लॉक के अंदर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और वो उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक और नाम भी देते हैं। इन दिस केस these statements are written in curly braces. The set of statements is also called compound statement. जो set of statements होती हैं, मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि compound statements कैसी होती हैं। ये एक if कंडीशन के अंदर मैंने a set of statements का इस्तेमाल किया है। इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ़ कंडीशन को फ्लो चार्ट के ज़रिए से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी डायग्राम के ज़रिए से हम इसको कैसे देख सकते हैं। वो क्या रहा होता है कि सबसे पहले कर्सर चेक करेगा कंडीशन को कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके जो कोड ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको एग्जीक्यूट करवा दो। एग्जीक्यूट करवाने के बाद बंद कर दो इफ़ की कंडीशन को। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो पहले ही उसको बंद कर दो या स्किप कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए से कि इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर वो 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करे और बताए कि क्या ये नंबर इक्वल हैं या नहीं है। हमने एक वेरिएबल बनाया a, एक वेरिएबल बनाया b। सबसे पहले हम कंसोल स्क्रीन पे एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, इंटर आ नंबर। उसको हमने सबसे पहले हम एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, इंटर आ नंबर। हमने उसके बाद a के अंदर वैल्यू लेनी है, a वेरिएबल के अंदर, तो हम सी इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके a के अंदर वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम लाइन प्रिंट करवाएंगे, इंटर अ नंबर। अब इसके अंदर हमने b की वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर b नंबर। तो सी इन के ज़रिए से हम b के वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशंस चेक करते हैं, इफ़ कंडीशन कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b। यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको कंपेयर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर हमारे a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो b की वैल्यू के बराबर है, इक्वल है, तो वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है सी आउट की, बोथ आर इक्वल, वो उसको प्रिंट करवा दे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ये सारा का सारा जो कोड ब्लॉक है इसको स्किप कर देगा। इसकी जो आउटपुट आएगी, इंटर ए नंबर 15, इंटर बी नंबर 15, बोथ आर इक्वल। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रही है, इसलिए बोथ आर इक्वल प्रिंट हो रहा है। ट्रू कैसे आ रही है कि हमने a के अंदर वैल्यू वो भी 15 दी, b के अंदर वैल्यू वो भी हमने 15 दी। कैसे? यूज़र इनपुट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे इफ़ एल्स कंडीशन को। वो अकेली इफ़ कंडीशन थी, अब यहाँ पे एल्स की कंडीशन भी आ गई है, इफ़ देन एल्स। ठीक है, कि इट इज़ नोन एज अ डबल ब्लॉक्ड कंडीशनल स्टेटमेंट
इट मीन्स इट हैज़ ट्रू पार्ट एज वेल एज फॉल्स पार्ट, कि इसके अंदर एक ट्रू पार्ट होगा यानी एक ट्रू स्टेटमेंट की कोड ब्लॉक होगा और एक फॉल्स का पार्ट वो भी होगा, यानी दो अलग अलग ब्लॉक्स होंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फॉल्स ब्लॉक यानी उसका जो ब्लॉक है उसके अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी हुई हैं उसको एग्जीक्यूट करवा दे। इसको समझते हैं। If then given conditions true, then the true part is executed, otherwise false part is executed। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू ब्लॉक को चला दे, एग्जीक्यूट करवा दे, अगर फॉल्स होती है तो वो एग्जीक्यूट वाले जो फॉल्स पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करा दे। सिंटैक्स देखते हैं इसका। इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, ट्रू नहीं है, तो वो एल्स की कंडीशन को चला देगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, कि इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इन करली ब्रेसेस के अंदर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट इज एज फॉलोस। हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इफ़ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हमारा कर्सर चेक करेगा कंडीशन को, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करवा दे, यानी ट्रू ब्लॉक उसको एग्जीक्यूट करवा दे। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवा के फिर प्रोग्राम को एंड कर दे, यानी या फॉल्स पार्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा या ट्रू को। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसके अंदर वो ट्रू भी होगी और फॉल्स भी होगी, एक कंडीशन ही वर्क करेगी। एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि इफ़ एल्स की कंडीशन कैसे वर्क कर रही है। तो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई। अब उसके अंदर एक प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट n का, और सबसे पहले मैंने कंसोल स्क्रीन पर लाइन प्रिंट करवाई इंटर ए नंबर। सीन के थ्रू मैंने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली यूज़र से। अब कंडीशन क्या लगाई है कि अगर n का रिमाइंडर 0 होता है तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है, तो वो सी आउट करवा दे n की वैल्यू कि वो इवन है। यानी कैसे चेक करते हैं कि एक वैल्यू जो है वो इवन है या ऑड है, वो इस फार्मूले के थ्रू समझते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन है। मतलब ये कि अगर किसी वैल्यू को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है तो उसका रिमाइंडर चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर उसका 0 है तो वो इवन है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो ऑड है। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इवन की कंडीशन को प्रिंट करवा देगा, वरना एल्स की पार्ट की कंडीशन को, इसकी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा कि ये ऑड कंडीशन है, ये ऑड वैल्यू है। नेक्स्ट इसकी जो आउटपुट आएगी इंटर ए नंबर, हमने फॉर एग्जांपल 10 दिया तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो उसने प्रिंट करवा दिया कि 10 इज़ इवन नंबर। नेक्स्ट हम समझेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या आती है। The switch statement is another conditional structure. It is a good alternative of nested if else condition. Nested if else condition को हम आगे समझेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। वैसे मैं इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन में ये होता है कि एक कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा देते हैं कि सबसे पहले अगर वो
ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जो कंडीशन होगी फिर उसको चेक करेगा, फिर उसके अंदर कोई कंडीशन दी होगी, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन देना, उसको कहते हैं नेस्टिंग करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन, कि एक कंडीशन के अंदर फिर दोबारा इफ एल्स की कंडीशन लगा दी, तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स।